धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों ये कहानी है बिन चाही मोहब्बत। इसके 28 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 29वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों इस पार्ट को शुरू करते हैं। राधा ने सारे कर्टन्स खोल दिए। सूरज की रोशनी सीधी अमर के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने टी शर्ट नहीं पहनी थी। राधा ने धीरे से अमर का ब्लैंकेट हटाया। अमर ने कसमसा कर करवट बदल ली। राधा मुस्कुराते हुए उसकी पीठ को नाखून से कुरेदने लगी। अमर ने फिर आंखें मिचमिचाकर उसका हाथ हटा दिया। राधा ने कॉफी का मग किनारे रखा और खुद उसकी पीठ से चिपक कर लेट गई। गुड मॉर्निंग बेबी। राधा ने उसकी पीठ पर एक छोटा सा किस कर लिया। मॉर्निंग, अमर ने अलसाते हुए कहा। ऑफिस नहीं चलना? 15 मिनट रह गए हैं। अमर हड़बड़ाते हुए उठा। बगल में पड़े फोन में टाइम देखा। सच में मुश्किल से 20-22 मिनट बचे थे। अमर बेड से कूदा और सीधे बाथरूम में घुस गया। राधा कोहनी पर सिर टिकाए मुस्कुराकर उसे देखती रही। कहाँ तो हिलाने से भी नहीं उठते थे अमर महाशय। शायद ही कोई दिन होता था जब ऑफिस में उनके चरण कमल 11 बजे से पहले पड़ते हों। और ऐसा अमूमन उन्हीं दिनों में होता था जब उन्हें आकाश के साथ ही घर से निकलना होता था। वरना तो ये मुई कुंभकर्ण से नींद खुलने का नाम ही नहीं लेती थी। और अब अमर हमेशा समय से 10 मिनट पहले ऑफिस में अपने केबिन में बैठा होता था, बिल्कुल आकाश की तरह शांत सा। उसकी चुहलबाजियां कहीं गायब सी हो गई थी और उनकी जगह एकाग्रचित और गंभीरता ने ले लिया था। सुबह से होने वाली सारी मीटिंग्स न केवल वो अटेंड करता था बल्कि खुद उनसे रिलेटेड प्रेजेंटेशन और फाइल्स तैयार करता था। राधा को उसने मार्केटिंग हेड बना दिया था। वो उससे अपने किसी भी काम में मदद नहीं लेता था। पूरे ऑफिस स्टाफ को कंट्रोल में रखा हुआ था उसने। इवन बाकी स्टेट्स के ऑफिसेज में भी रेगुलर रिपोर्ट लेना उसका डेली का काम था। उसका ऑफिस मैनेजमेंट इतना बेहतरीन था कि उसने ऑफिस में किसी को भी आकाश की कमी महसूस नहीं होने दी थी। सब कुछ करते करते रात के 11 ही बज जाते थे और घर आकर थकान से चूर होने के बाद उसे अपना होश नहीं रह जाता था। सुबह उठकर फिर से वही रोज की भाग दौड़। इन सब के बीच वो आकाश को कितना मिस करता था ये सिर्फ वही जानता था। आकाश कितने सुलझे हुए तरीके से सब संभालता था और अमर अमर को अपना बचपना बनाए रखने का भरपूर मौका मिल जाता था। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके थे। हमेशा डैमेज जींस और उल्टी पुल्टी टी शर्ट पहनकर ऑफिस जाने वाले अमर भाई साहब अब सूट बूट और टाई में ही ऑफिस जाते थे। फॉर्मल मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस अब उन्हें समझ में आने लगी थी। दोनों ने रोज की तरह ब्रेकफास्ट खत्म किया और रूम लॉक किया और बाहर की तरफ निकलने लगे कि तभी दो बड़ी बड़ी कैब आकर दरवाजे पर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने शायद देख लिया था। फ्रंट सीट पर अनूप बैठे थे। उसने दौड़कर दरवाजा खोल दिया और दोनों कैब अंदर आ गई थी। ऑफिस जाने के लिए तैयार राधा और अमर दरवाजे पर भौचक्के से खड़े थे। कैब का आगे का दरवाजा खुला और अनूप बाहर निकले। अगले दरवाजे से सोनल भी। अगली कैब में पिछले दरवाजे से भूमिका बाहर निकली। भूमिका को देखते ही राधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर बच्चों की तरह भूमिका से लिपट गई। भूमिका रेगुलर फिट ब्लू जीन्स, ब्लैक क्रॉप टॉप, ब्लैक ब्लेजर में अपने कंधे तक आने वाले बालों के साथ बेहद आकर्षक और आधुनिक लग रही थी। मेरी डॉल कहाँ है? राधा खुशी से चीखते हुए बोली। भूमिका ने सीट पर रखी उसकी छोटी सी बेड ब्लैंकेट की तरफ इशारा किया। राधा झट से दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। अमर ने आगे बढ़कर अनूप और सोनल के पैर छुए और फिर खड़ा होकर कैब में झांकने की कोशिश करने लगा। क्या देख रहे हो? आप लोगों ने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? और भैया, भैया को नहीं लाए? वो अनूप ने अमर की बाह पकड़कर खींची और कोने में ले गए और धीमी सी आवाज में बोले, आकाश आया है। वो वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 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 क्या डैड? अमर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अनूप अपना सर झुकाकर बोले, लेकिन उस हादसे में उसने अपनी याददाश्त खो दी है और वो सबको भूल गया है। इतना कहकर अनूप ने अपनी आंखें पोंछने का नाटक किया। कार में बैठा आकाश अपने बाप की एक्टिंग, सॉरी, ओवर एक्टिंग देखकर इम्प्रेस हुआ जा रहा था। अनूप ने धीरे से उसे आंख मारी। डैड, आप जाओ ना जाओ, मैं एक दिन आपको एकता कपूर के ऑफिस तक खुद ड्रॉप करके आऊंगा। आकाश मन ही मन बोला। अमर का चेहरा फिर से उदास हो गया। कहाँ है वो? पीछे वाली कैब में। वो तो भूमिका को भी नहीं पहचान रहा और न ही अपनी बेटी को। बहुत बहुत रोना आता है मुझे जब मैं उसे देखता हूँ। अनूप ने दाल फ्राई में तेज तड़का मारा।
अमर बैठा हुआ सा दिल लेकर कैब के पिछले दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। आकाश अंदर बैठा अपनी उंगलियां चटका रहा था। एक बार उसने अमर की तरफ देखा, मगर मुंह घुमा लिया जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। भैया, अंदर क्यों बैठे हैं? बाहर आइए ना। आकाश दांतों से नाखून कुरेदता हुआ अमर को देखने लगा। फिर बाहर निकलकर उसके गालों को नोचते हुए अनूप से बोला, रामू काका, ये इतना हैंडसम ड्राइवर रखा हुआ है आपने, एकदम क्लीन सेव, सूट बूट वाला। हाँ, इस वक्त धंधा पानी अच्छा चल रहा है तो रख लिया, यही रहता है अपनी बीवी के साथ। अनूप ने राधा की तरफ इशारा किया। आकाश ने रुमाल दांत के बीच में अटका लिया और बोला, वाओ, काम वाली भी इतनी मॉडर्न और अप टू डेट। राधा और अमर हैरानी से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। राधा की गोद में जूनियर भूमिका थी। आकाश भूमिका की तरफ इशारा करते हुए बोला, ओ हेलो हेलो परकटी मैडम जी, अपना बच्चा संभाल लो, क्योंकि इस मेड का ध्यान बच्चे से ज़्यादा तो अपने कोट पैंट पर है। सोनल से हंसी रोके नहीं जा रही थी। वो अपने मुंह पर हाथ रख के अंदर चली गई। अनूप आकाश के पास आए। बेटा, ये अमर है तुम्हारा भाई, और ये राधा उसकी पत्नी। बस रामू काका, अब और नहीं। पहले भी आप इस लड़की को मेरी बीवी और उसे मेरा बच्चा बोल चुके हो। अब और नहीं। मैं अभी अभी तो ग्रेजुएट हुआ हूँ। अभी ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना मुझे। मुझे आज़ाद जिंदगी जीनी है। आकाश ने भूमिका की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनूप उसके कान के पास आए और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोले, बस ये रामू रामू काका ज़्यादा नहीं हो रहा? मेरी पर्सनालिटी तुम्हें रामू काका जैसी दिखती है? आकाश ने अपने बाप को फुल इग्नोर मारा और अमर को घूरते हुए भूमिका से बोला, ए मालती, तुम्हारा मर्द कहाँ है री? कब तक ये छोटा बच्चा गोद में लेकर ऐसे ही घूमती रहोगी रे? रामू काका, घर में खाना बनाने वाले की जरूरत हो तो इसे रख लो ना। आप ही तो कह रहे थे कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। भूमिका ने आकाश को गुस्से से घूरा और राधा का हाथ पकड़कर अंदर चली आई। सोफे पर फैल कर बैठ गई। राधा ने गुड़िया को गोद में थाम रखा था। भूमिका, भैया को क्या हो गया है? सारी रिपोर्ट्स तो मॉनिटर कर रहे थे हम लोग, बाकी सब तो ठीक था, फिर ये एकदम से। हाँ, वो होश में आए तो, लेकिन किसी को पहचाने नहीं, इसलिए हमने तुमको खबर नहीं किया। ऐसे आए भी तो क्या आए, आधे अधूरे। डॉक्टर बोले हैं कि 1 साल भी लग सकता है याददाश्त वापस आने में। भूमिका भी इस हंसी मजाक में अपने पति का पूरा साथ दे रही थी। क्या 1 साल? हाँ, नहीं तो। भूमिका एक पैर पर दूसरा पैर बड़ी स्टाइल से रखे चारों तरफ घर को देख रही थी। उसके जाने के बाद 6-8 महीने में घर कितना बदल गया था। राधा ने गुड़िया को देखा, आंखें मूंदे कितने प्यार से सो रही थी। छोटा सा वाइट रिबन सिर पर लगा था और वाइट टॉवल में लिपटी हुई रुई का गोला लग रही थी। ये कब उठेगी? उसने अपनी नाक उसकी छोटी सी नाक पर रगड़ दी। पता नहीं, पूरे दिन सोती रहती है, दूध पीना, सूसू पोटी करना और सो जाना, इतना ही आता है इसे। भूमिका ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। राधा ने कसकर उसे अपने गालों से चिपका लिया और फिर दौड़कर बाहर निकली। अमर बेचारा अभी भी अनूप और आकाश के बीच चक्कर बना हुआ था। अमर, राधा वहीं से चिल्लाई। अमर, आई विल बी ऑन लिव टुडे। मैं नहीं आ रही ऑफिस। नहीं राधा, नॉर्थ ईस्ट जोन के हेड आ रहे हैं आज, और वेबसाइट डिजाइनर्स का इंटरव्यू भी है जो तुम्हें लेना है। अमर गुस्से से बोला। अनूप और आकाश दोनों उसे ही देख रहे थे और हैरानी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं लीव अप्लाई कर रही हूँ, मुझे बेबी के साथ खेलना है। बेबी का ही घर है ये, और कहीं नहीं जाएगी अब वो। तुम चुपचाप ऑफिस चलती हो कि नहीं? नहीं, राधा कमर पर हाथ रखकर बोली। ऐसे नहीं होता राधा, दोनों लोग एक साथ एब्सेंट नहीं रह सकते। दोनों लोग? राधा हैरानी से बोली। अमर अपने बाल खुजलाता हुआ बोला, हाँ, आज तो मैं भी लीव ले रहा हूं ना। एक्सक्यूज मी, राधा चीखी। पहले लीव मैंने ली थी। आकाश ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया और अनूप के सीने से चिपक गया। रामू काका, ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं इतनी जोर जोर से? अरे मेरे चमन के फूल, मुझे रामू काका नहीं, डैड बुलाओ। मुझे अपना बाप ही समझो। अनूप ने उसका सर सहलाया। ओवर एक्टिंग कुछ ज़्यादा नहीं हो रही? आपसे ही सीखी है डैड। चलिए ना, ये दोनों तो बिजनेस देख ही रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना हम दोनों मुंबई चलें। क्या पता किसी फिल्म में हम दोनों को जय वीरू का रोल मिल जाए। आकाश फुसफुसाया। भैया, अब आप आ गए हैं, आप ऑफिस संभालिए।
कौन भैया? किसका भैया? मैं किसी भैया भैया को नहीं जानता। रामू काका, आई मीन डैड, क्या आप किसी भैया को जानते हो? वो क्या है ना, ये बेचारा तुम्हें अपना भाई मानता है। मैं कोई ऑफिस वॉफिस नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूँ अपनी मुंह बोली बीवी मालती के पास। मालती नहीं बेटा, भूमिका, भूमिका। अनूप ने जोर का घूंसा आकाश की पीठ पर जमाया। अमर ने राधा की तरफ देखा और राधा ने जोर से ना में सिर हिलाया। अब अमर के पास कोई चारा नहीं था। उसे पता था अब उसे ही ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं अपनी गुड़िया से लौट कर मिलूंगा। तब तक जिसे भी इसको खिलाना है खेल ले। मेरे आने के बाद अगर उसे किसी ने भी हाथ लगाया तो अच्छी बात नहीं होगी। प्यार भरी धमकी देकर अमर ने आगे बढ़कर आकाश और अनूप के पैर छुए और अपनी कार में बैठकर ऑफिस की तरफ निकल गया। अनूप और आकाश दूर तक उसे देखते रहे। डैड, ये वही अमर है ना, ऑफिस के नाम पर जिसकी जान निकल जाती थी? हाँ, है तो वही अमर। मैं खुद हैरान हूँ। कार जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गई, दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले वहीं खड़े रहे। आकाश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। अमर तो उसके ख्वाबों में भी कभी ऐसा नहीं था, पर माफ़ी मांगना अभी भी बाकी था और आकाश को पूरा यकीन था कि वो उसे माफ़ जरूर कर देगा। काफ़ी देर तक चुपचाप शांति से खड़े रहने के बाद अनूप ने आकाश का कंधा थपथपाया। अंदर चले? आकाश ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही दोनों हॉल के गेट के पास पहुंचे, सामने सोनल खड़ी थी, हाथ में आरती की थाली लिए हुए। मॉम। हाँ भाई, पहले तो जिंदगी से जंग जीत कर आए हो, दूसरा लक्ष्मी लेकर आए हो। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन राधा की भी कोई गलती नहीं। उसे कहाँ पता था तुम लोग आ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, तब नहीं हुआ तो अब कर लो, अनु बोले। भूमिका, भूमिका बेटा, गुड़िया को ले आओ। आई मम्मी। भूमिका की आवाज आई। वो फ्रेश हो चुकी थी और कुछ ही देर में वो सीढ़ियों से उतरी, सुंदर सी हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में। वैसी ही भूमिका जैसे पहले हुआ करती थी, बस बालों की लंबाई घट गई थी। बाकी सब कुछ वैसा ही था। गुड़िया कहाँ है भूमिका? उसे राधा छोड़ ही नहीं रही मम्मी। तैयार कैसे करते? राधा, राधा गुड़िया को लेकर आओ भाई, जल्दी से। सोनल नीचे से दोबारा चिल्लाई। राधा अपने कमरे से गुड़िया को गोद में लिए हुए निकली। उसने गुड़िया को पीले रंग की फ्रिल वाली फ्रॉक पहनाई थी, जिसमें सूरजमुखी के फूल बने हुए थे और प्यारा सा हेडबैंड लगाया हुआ था, जिस पर बड़ा सा सूरजमुखी चिपका हुआ था। कितनी क्यूट, कितनी भोली, कितनी मासूम सी थी वो। राधा ने अपनी एक उंगली उसकी नन्ही हथेली में फंसा रखी थी। गुड़िया ने उसकी उंगली को कसकर पकड़ रखा था। अरे, ये तो कितनी प्यारी लग रही है, सोनल ने उसे देखते ही कहा। लो भाई, ये तो सजा धजा भी लाई गुड्डो को। ये तो बड़ी सुंदर फ्रॉक है। भूमिका उसे देखते ही खुशी से बोली। ये तो मैंने तभी अमर के साथ जाकर खरीद ली थी जब मुझे गुड़िया के आने की खबर मिली थी। सोनल ने राधा के कान में कुछ कहा और राधा गुड़िया और भूमिका को धमका कर झट से किचन की तरफ दौड़ गई। सोनल ने भूमिका और आकाश को एक साथ खड़े होने के लिए कहा। भूमिका बाहर निकलकर आकाश की बगल में खड़ी हो गई। सोनल ने बड़े प्यार से दोनों की आरती उतारी, तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। भूमिका ने भी आगे बढ़कर सोनल और अनूप के पैर छू लिए और आकाश ने भी। राधा कहाँ रह गई? सोनल चिल्लाई। बस आई मॉम, राधा की दूर किचन से आवाज आई। थोड़ी ही देर में वो हाथ में एक थाली में लाल रंग का पानी घोल कर ले आई। सोनल ने आरती की थाल रख दिया और उस पानी को लेकर बोली। भूमिका, अपने और इसके दोनों हाथों की थाप दरवाजे पर लगा दो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि आने वाले सालों में इस घर में ऐसी नन्ही किलकारियां बार बार गूंजे। कहते हुए उन्होंने तिरछी नजर से राधा की तरफ देखा, जो दांत फाड़कर अभी भी हंसे जा रही थी। सोनल की बात का मतलब राधा ने किस तरह निकाला? हाँ भूमिका, जल्दी से और भी बेबीज लेकर आओ। एक को कौन कौन खिलाएगा? इसे तो मैं खिलाऊंगी, फिर एक मॉम और एक डैड के लिए, एक उसके चाचू के लिए और एक उसके डैड के लिए। ठीक है ना? मंद बुद्धि, भूमिका दूसरा जब लाएगी तब लाएगी, अब अगला तुम्हें लाना है। सोनल ने प्यार से उसके सिर पर टिप मारी। राधा ने मुंह सिकोड़ लिया। अनूप ने आगे बढ़कर कुमकुम सी छोटी सी बिंदी सोनल के माथे पर भी लगा दी। आप भी तो लड़कर आई हैं जंग जीत कर, स्वागत तो आपका भी वैसे ही होना चाहिए था। सोनल और अनूप मुस्कुरा दिए। दोनों की मुस्कान का राज कोई समझ नहीं पाया। भूमिका ने एक हाथ से गुड़िया के नन्हे से हाथ को रंग में डुबाया और दीवार पर चिपका दिया। राधा ने झट से बेबी वाइप से उसकी हथेली पोंछ दी
और भूमिका की गोद से उसे वापस ले लिया। आकाश सब कुछ देखकर कितना खुश था, शायद वो जाहिर नहीं कर पा रहा था। अमर ने ऑफिस से कमल को फ़ोन करके सब बता दिया था। वहाँ सब खुशी से पागल हो गए थे। भूमिका और आकाश से मिलने के लिए सब बेचैन थे। भूमिका ने शादी के बाद एक बार फिर आकाश का हाथ पकड़कर घर में पहला कदम रखा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रिश्ता मेहंदी की तरह धीरे धीरे रंग लाता है और फिर एकदम गहरा हो जाता है। उन दोनों को देखकर साफ पता चलता था कि जितनी बार चोट हुई थी दोनों के रिश्ते पर, उतनी बार वो रिश्ता खरा सोना बनकर सामने आया था। और अब उस मेहंदी का रंग इतना पक्का हो गया था कि 7 जन्मों तक हल्का नहीं पड़ने वाला था। आकाश ने अंदर आते ही राधा के कंधे पर हाथ रखा और उसके सामने आते ही सिर झुकाकर बोला, आई एम सॉरी, जस्ट सॉरी फॉर एवरीथिंग आई हैव डन इन पास्ट। मुझे पता है जो कुछ भी मैंने किया, बोला, उसके लिए मैं खुद भी खुद को कभी माफ़ नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो। आकाश ने राधा के सामने दोनों हाथ जोड़कर सर झुका लिया। बहुत हिम्मत चाहिए थी इस काम के लिए। उस इंसान को जो भगवान के आगे भी सर ना झुकाता हो, उसके लिए किसी के सामने शर्मिंदा होना, माफ़ी मांगना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। राधा ने उसके हाथ पकड़ लिए। तो आपकी याददाश्त नहीं गई है? नखरे कर रहे थे आप अपने छोटे भाई को तंग करने के लिए? मैंने देखा था राधा उसका चेहरा, मुझे देखते ही गिल्टी में आ गया था वो। फिर डैड ने ये नाटक खेला तो मैं भी उसमें साथ हो लिया। उससे माफ़ी मांगने से डर लगता है मुझे। अगर वो नाराज़ हो गया तो? बड़े भाई हैं आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? गलती तो मैंने की थी, जिसकी सज़ा आपने भुगत ली, इसलिए माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। इस पूरे परिवार के हर सदस्य ने मेरी जिद, मेरी बदतमीजी का अंजाम भुगता है। न मैं आपसे उस दिन इस तरह से बात करती, ना कुछ होता। आकाश हंसा। तुम कुछ भी ना करती तो भी ये होना नियति थी, और ये जरूर होता। उस बहाने से ना सही तो किसी और बहाने से। मेरी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए भगवान को मेरी पांचों हड्डियों को टूटना, सीने को चीरना और खोपड़ी खुलवाना सबसे सही उपाय लगा होगा। और सच में अगर इतना सब ना होता तो मुझ में कभी अकल नहीं आती। सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े। राधा सर झुकाए खड़ी रही। चलो, ना तेरी ना मेरी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम मुझे माफ कर दो। राधा ने सबकी तरफ देखा, सब मुस्कुरा रहे थे। भूमिका ने उसे देखकर हाँ में सिर हिलाया। राधा आकाश को देखकर मुस्कुरा दी और फिर मुड़कर भूमिका से बोली, तुमने बेबी का नाम क्या सोचा है? हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। वैसे तो 10 दिन का नामकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन अस्पताल में होने की वजह से नहीं हो पाया। हमारे यहाँ तो भुआ नाम रखती हैं, लेकिन इनकी तो कोई बहन नहीं। तुम ही रख दो। हाँ सच्ची, मैंने अच्छे अच्छे नाम सोचकर लिस्ट बनाई है। मैं बताऊं? आकाश सहित अनूप और सोनल भी बोल पड़े और सब साइड में घेरा बनाकर बैठ गई। राधा ने अपना मोबाइल निकाला और बालों को कान के पीछे खोंसते हुए बोली, देखिए, कायरा, इसका मतलब होता है मार्वेल्स, इनक्रेडिबल। मावरा, इसका मतलब होता है एक खूबसूरत स्टोन से। अनाया, इसका मतलब होता है भाग्यशाली, लक्की। और नेक्स्ट, हाँ हाँ हाँ, बस स्टॉप, बहुत सुंदर नेम्स हैं। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डैड, कुछ और ऑप्शंस पर भी सोचना चाहिए ना। राधा, बहुत अच्छे नाम सोचे हैं तुमने। हम जरूर इस पर विचार करेंगे। अनूप, सोनल और आकाश ने कोई भी राधा को बुरा नहीं फील कराना चाहता था, पर सच तो ये था कि ये सारे नाम इतने ज़्यादा कॉमन थे कि आजकल हर 10-15 बच्चों में कोई ना कोई इस नाम का जरूर मिल ही जाता था। डैड, फिर तो कुछ स्पेशल सोचना पड़ेगा। वैसे नामकरण के लिए एक पंडित है बनारस में, उन्हें बुलाना चाहिए। तुम्हारा और अमर का नामकरण भी उनके पिता ने ही किया था। उनके पिता तो अब नहीं रहे, लेकिन उनका ज्ञान कोश इतना विस्तृत है कि गुड़िया के कुछ ना कुछ ऐसा नाम जरूर मिल जाएगा जो तुम दोनों से जुड़ा हो, सुंदर हो और सार्थक हो। अच्छा, जरूर बुलवा लीजिए। हम लोग भी अब गुड़िया बुलाते बुलाते थक गए हैं। तब तक कोई छोटा सा क्यूट सा पेट नेम रख लेते हैं ना। राधा जिद करते हुए बोली, एल्सा। एल्सा कैसा है? वो है ना डिज्नी प्रिंसेस, और ये तो दिखती भी एल्सा जैसी ही है। हम्म, तब तक के लिए एल्सा अच्छा है। मैं तो एल्सा ही बुलाऊंगी। राधा गुड़िया को गोद में लेकर इतराते हुए बोली। तो सब हंस पड़े। शाम होने तक गांव से भूमिका का सारा परिवार शहर आ चुका था। घर में अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। भूमिका की अम्मा, पिताजी, कमल, अनीता और उसकी गोद में उसका 3 महीने का सुंदर सा लड़का, चाची और अनुराधा भी। भूमिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन अनुराधा बेहद डरी सहमी सी किनारे बैठी थी। राधा, जिसे काफी पहले भूमिका ने अनुराधा की सारी कहानी सुना दी थी, वो आकर सोफे पर अनुराधा के बगल में बैठ गई और कंधा मारकर बोली, क्या हुआ डार्लिंग्स? आज तो बहुत सैड सैड सी लग रही हो आप, क्या बात है? कमल भैया से ब्रेकअप हुई गवा का? अनुराधा और संकुचा गई। राधा का टांग खींचना अभी चल ही रहा था कि भूमिका भी आकर अनुराधा की दूसरी तरफ बैठ गई। और का राधा, देख रही हो, जब गई थी तो कितनी नखरे थे और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना कहाँ अच्छा लग गया वहां भैंस गोबर के बीच में। अनुराधा की खिसियाहट बढ़ती जा रही थी और उस पर आकाश उसे सामने से आता दिखा तो वो उठकर भागने लगी। तभी भूमिका और राधा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। अरे बैठो डार्लिंग्स, बहुत मजे लिए हैं तुमने हम सबके। थोड़े मजे तो तुम्हें जरूर मिलने चाहिए। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, आकाश सर आ रहे हैं। वो तो मैं तुम्हारी बेबी से मिलने चली आई, वरना इनके सामने कत्ल होने कौन आता। हाँ तो अब आई हो तो जरा रुक भी लो डार्लिंग्स। हम कसम से कमल भैया को भी कहीं नहीं भेजेंगे। आकाश बिल्कुल पास ही आ गया था और अनुराधा आंख मूंद कर ऐसे बैठ गई थी जैसे आकाश को देखेगी नहीं तो वो लौट जाएगा। डार्लिंग्स, उस दिन इवेंट के बाद तुम कहाँ चली गई थी? कितना ढूंढा तुम्हें। और देखो, तुम कहाँ मिली? मेरे साले साहब के पास। पिछले 6 महीने में कितनी बार बुलाया तुम्हें अमर ने वापस, लेकिन तुम पर तो जैसे साले साहब ने न जाने कौन सा मंत्र फूंक दिया था। क्यों मैडम, ये सारे कांड? आकाश की आवाज़ सुनते ही वो आंखें मूंदे मूंदे खड़ी हो गई और बोली, सर सर सर, सबसे पहले तो डार्लिंग्स बोलना मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन आपने मुझे मना किया था। दूसरी बात, आपको जो भी पूछना है मिस्टर सीनियर सोलंकी से पूछिए। मैं गीता की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जो भी किया उनके कहने पर किया, उसके सिवाय मैंने कुछ भी नहीं किया। ई कोनो बात नहीं हुई भौजाई, गीता की कसम नहीं चलेगी। खानी है तो हमारे कमल भैया की कसम खाओ। अनीता गोद में अपना लड़का लिए हुए खिलखिलाती हुई बोली। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। भूमिका आकाश से बोली, आपको पता है ना, हमारी अनीता लेखपाल बन गई। अभई कहाँ भूमि, अभई तो कागज चेक होंगे, देखो उसमें कोई मीन मेख ना निकाल दे तब है। अरे वाह, क्या सच में? अनीता, तो तुम तो सबसे आगे निकली। आकाश खुश होते हुए बोला। ये जो तुम्हारी घरतनी बैठी है ना, ई हमें बोली परीक्षा देने को, वरना हम तो सारी उम्मीद छोड़कर बैठे थे। भूमिका ने उसके सर पर टिप मारते हुए उसके लड़के को गोद में ले लिया। अच्छा ये बताओ, क्या नाम रखा इसका? अभी तो घर में सब गुड्डू बुलाते हैं, कोई अच्छा नाम बताओ तो वही रख ले। हाँ, जैसे मामा कमल वैसे भांजा गुड्डन। सब हंस पड़े। आकाश सबका हंसता हुआ चेहरा देख रहा था। अनुराधा आकाश को बिल्कुल नॉर्मल देखकर थोड़ी सहज हुई। आकाश की किसी के ऊपर कोई नाराजगी नहीं थी। हंसते खेलते शाम के 6 बज गए। अमर भी घर आ चुका था। अमर के आते ही सबकी खुशी के अलग पंख लग गए थे। भूमिका की माँ ढोलक के धागे कस रही थी। शाम को सोहर गीत गाए जाने थे। अनीता, भूमिका और उसकी माँ और चाची ने गजब का समा बांध रखा था। अनुराधा और राधा का डांस चल रहा था। जेंट्स पार्टी अलग सन्नाटे में बैठी थी क्योंकि वो अलग तरीके का मौका ढूंढ रहे थे सेलिब्रेशन का। अमर अभी भी आकाश से दूर दूर संकुचाया सा बैठा था। आकाश उसके पास आया और उसके गले में हाथ डालकर बोला, और सीओ साहब, देसी चलेगी या विदेशी? आप कुछ भी नहीं भूले ना? झूठा नाटक कर रहे थे ना? आपकी आंखों से पता चल रहा था सुबह ही। मेरी आंखों से या राधा के मैसेज से? बड़ी ढीठ है, उसके पेट में कुछ नहीं पचता। आकाश बोलकर हंस पड़ा। अमर भी मुस्कुराने लगा। भैया, वो बस डैड ने बोला था इसलिए। मैं बस पोस्ट संभाल रहा हूँ आपकी ज्वाइन करने तक, बस, और कुछ भी नहीं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू छुटके। आकाश ने अमर के सर पर प्यार से सहलाया। ऊपर चलकर बात करते हैं। अमर ने हाँ में सिर हिलाया। और डैड? डैड ने तो पहले ही ऊपर डेरा डाल लिया है। उनका सेलिब्रेशन तो दोपहर में ही शुरू हो गया था। चलो जरा ऊपर चलकर मिलकर डैड की क्लास लेते हैं। आज तक एल्सा के साथ ये भी अपने बचपने में जी रहे थे। अमर को आकाश की बात सुनकर हंसी आ गई। दोनों उठे और ऊपर चल दिए। नीचे भूमिका, अनीता, अनुराधा और राधा अपने यूट्यूब चैनल की नई नई स्क्रिप्ट बना रही थी। दोनों बच्चे अपनी दादी नानी के पास आराम कर रहे थे। फिलहाल घर में ऐसा हल्ला मचा था कि एक को दूसरे की आवाज़ बड़ी मुश्किल से ही सुनाई पड़ती थी। अनूप, आकाश और अमर तीनों ऊपर अपने अड्डे पर बैठे हुए थे। अनूप अपने शराब के कलेक्शन को घूरते हुए आकाश से बोला, यार
मेरे जाने के बाद कुछ नया मंगवाया ही नहीं तुमने। ये सब तो कितनी ही बार पी चुका हूँ, कुछ तो नया मंगाते। अमर तुम भी, नाम डुबो दो तुम दोनों मेरा। अनूप ने सबसे ऊपर रैक पर रखी सबसे महंगी और पुरानी शराब की बोतल उतारी और 3 गिलासों में भरने लगे। आकाश और अमर चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। अभी भी दिल में कुछ बाकी था। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज किया है तुमने अमर। सच पूछो तो इतना तो कभी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था तुमसे। कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में उतारना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इवन मैं भी सिर्फ साउथ तक एक्सपेंड कर पाया था, लेकिन तुमने तो बहुत कुछ नया ही कमाल कर दिया। अमर सर झुकाए हुए धीमी आवाज में बोला, बस मैं ये नहीं चाहता था कि आपके ना होने पर लोग आपके लिए कुछ भी बुरा भला कहें, क्योंकि अगर मैं न लौटता तो इन्वेस्टर्स कंपनी से मुंह मोड़ने में 2 दिन नहीं लगाते। और भैया मैंने जो कुछ भी किया आपके नाम पर किया। मैं महज दस्तखत करता था स्टाम्प की तरह। डिसीजन आपके नाम पर ही होते थे, तब भी और आज भी। उसके बाद फिर उसने अपना सर झुका लिया। अनूप गिलास में बर्फ डालते हुए बोले, आकाश पता है इन्वेस्टर्स अगर तुरंत कंपनी से अपना पैसा वापस खींच लेते तो क्या होता। कंपनी बाजार में औंधे मुंह गिर जाती। कंपनी अभी तक इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी कि बिना इन्वेस्टर्स के सस्टेन कर पाती। आकाश अमर का सर सहलाते हुए बोला, एग्जैक्टली। अनूप ने दोनों के साथ चीयर्स करते हुए कहा, लेकिन आकाश अब आज कंपनी इतनी मजबूत स्थिति में आ चुकी है कि हम इन्वेस्टर्स के सहारे पर मार्केट में नहीं टिके हुए हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है अमर की वजह से। अमर ने एजीआई के एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, एक नई ऊंचाइयों पर। अमर अनूप को चुप रहने का इशारा करने लगा। आकाश बिना कुछ बोले बस मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा और फिर गिलास पकड़कर खड़ा हो गया। डैड, मुझे 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने हैं। अमर डरी हुई निगाहों से और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। कौन से अनाउंसमेंट? आकाश गिलास हिलाता हुआ मुस्कुराया। डैड, अमर, मैंने 1 साल पहले अनीता की शादी में भूमिका से वादा किया था कि मैं धीरे धीरे करके शराब पीना छोड़ दूंगा। धीरे धीरे तो छोड़िए, मैंने एक बार भी कोशिश तक नहीं की शराब छोड़ने की। लेकिन अमर और अनूप दोनों ही जैसे कुछ समझ रहे थे, लेकिन जाहिर नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन लेकिन क्या? आकाश ने अपनी जेब में एक हाथ डाला और स्टाइल से पैरों को क्रॉस करके पीठ दीवार के सहारे टिकाकर खड़ा हो गया। लेकिन उसने मुझे मेरा वादा आज तक याद नहीं दिलाया। आज जब मैं मौत को चकमा देकर वापस आया हूँ, आज जब मैं मेरे घर में एक ऐसा नन्हा फरिश्ता आया है जो भविष्य में मेरी आदतों, मेरे कामों से कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, तो ऐसे में मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो मुझसे सवाल करे कि जब ये गंदी चीज़ होती है तो इसे पीते क्यों हो? हाँ, लेकिन उसे बताएगा कौन कि ये गंदी चीज़ होती है? अनूप अपना बचाव करते हुए बोले। उसकी माँ को देखा है? भूमिका ने उसे पैदा किया होते ही सब ना सिखा दिया। उसका शुक्र मनाइए। मैं नहीं चाहता जब वो बड़ी हो तो वो अपने पिता को एक बुरी लत में डूबा हुआ देखे, इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि ये मेरा आखिरी गिलास है। उसके बाद नहीं, कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अनूप ने एक घूंट में अपना गिलास खाली किया और आकाश की तरफ घूमकर बोले, दारू पीने के लिए उसे हाथ लगाने की जरूरत होती ही नहीं। बस आदमी को टेक्निक पता होनी चाहिए। वैसे तुम चाहो तो तुम्हारे लिए स्ट्रॉ भी मंगवा सकता हूँ, उससे पी लेना, हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डैड, कैसे बाप हैं आप? कैसे? मैं शराब छोड़ने की बात कर रहा हूँ और आप है कि मुझे मोटिवेट करने की बजाय नई नई तकनीकें सिखा रहे हैं। अनूप नजरें चुराते हुए गिलास जमीन पर रखते हुए बोले, हाँ तो आज तुम्हारी औलाद आई है तो तुम छोड़ रहे हो, कल अमर की आएगी तुम हाशिए भी पीना छोड़ देंगे। ऐसे में मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर मुझे कंपनी कौन देगा? अनूप बड़े गंभीर थे। अरे मुझे देखो, मैंने भी 2 2 लड़के पैदा किए हैं तो क्या पीना छोड़ दिया? ऐसे नहीं होता आकाश। शराब तो तकलीफें मिटाने के लिए, खुशियां बांटने के लिए पी जाती है। और तुम कौन से बड़े नशेड़ी हो जो तुम्हें शराब छोड़ने की जरूरत है? आकाश और अमर एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे। डैड, मुझे बस ये बताना था कि ये आज मेरा लास्ट है और अब प्लीज़ मुझे इनवाइट मत कीजिएगा। मैं ऊपर नहीं आऊँगा। अनूप उठे और रैक से 2 3 बोतलें उतारी और आकाश का गिलास भरने लगे। अच्छा ऐसी ही बात है तो फिर लो, आज जी भर कर पी लो, पेट खाली नहीं रहना चाहिए और मन भी। शराब गिलास से बाहर छलकने लगी थी और आकाश, अमर और अनूप की हंसी भी। बहुत वक्त बाद एक दूसरे के साथ जी भर कर हंस रहे थे सब। खुशियों का माहौल किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आकाश सबके बीच आज एक सबक सीख रहा था जिससे वो हर किसी को चौंकाने वाला था। सबके गिलास खत्म होते ही अमर ने भी अपना गिलास मेज पर रखा और आकाश से बोला, भैया और दूसरी बात क्या है? दूसरी और सबसे ज़रूरी बात।
अनूप और अमर दोनों आकाश की तरफ अचरज के भाव से देख रहे थे। बोलो बोलो। दूसरी बात यह है डैड कि थोड़ी देर के लिए आकाश फिर रुक गया। अब बोलो भी। दूसरी बात यह है डैड कि ये बात मैं आपको एल्सा के नामकरण के बाद ही बताऊंगा। वैसे कब का प्रोग्राम सेट किया है नामकरण का? कल का। पंडित जी से बात हुई थी। मैंने तो आज ही आने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने ज़रूरी काम बोलकर कल सुबह आने को बोला है। ठीक है फिर, सब अच्छे से हो जाए तब मैं अपना दूसरा डिसीजन सुनाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना सस्पेंस क्रिएट करके क्या मिल जाता है तुम्हें? आकाश चेहरा झुकाकर हंसा। चले नीचे, सब इंतजार कर रहे होंगे। अनूप ने आकाश का गिलास दोबारा भर दिया और पीने का इशारा किया। आकाश ने हंसते हुए गिलास खाली कर दिया और बैरक की साइड में रखे छोटे से डस्टबिन में डाल दिया। फिर नीचे चला आया। अनूप और अमर अभी भी ऊपर ही बैठे थे। तुम्हें क्या लगता है अमर, ये जो कुछ भी बोल कर गया है वो सीरियसली बोला है या बस यूं ही जोश जोश में? मुझे देखकर तो नहीं लगता कि उन्होंने मजाक किया होगा। अनूप ने बिना कुछ बोले जासूसी अंदाज में हाँ में सिर हिलाया। जाने दो यार, बड़े आए बीवी बच्चों वाले। तुम पीना मत छोड़ना। अरे ये भी। डैड, डैड बस। आप मुझे कन्विंस करना बंद कीजिए और नीचे चलिए। डिनर का टाइम हो गया है। दोनों परिवारों ने एक साथ बैठकर रात के खाने का आनंद उठाया। कमल अनुराधा की हरकतें बता बताकर हर किसी को लोटपोट हो जाने पर मजबूर कर रहा था। अनुराधा अभी भी कुछ डरी हुई सी बैठी थी। आकाश ने मौका पाकर अनूप के सामने बात छेड़ ही दी। तो डैड, इस वक्त डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार मौजूद है। क्या अब आप प्लीज़ बताएंगे कि अनुराधा को हमारी ज़िंदगी में लाने की क्या वजह थी? मैं जानता हूँ अगर आपने सोचा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन क्या, वो भी इस तरीके से? अनूप ने अपनी प्लेट का खाना फिनिश किया। सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे। फिर नैपकिन से हाथ पोंछकर खड़े हुए। भूमिका, तुमने कभी राधा से शेयर किया कि अनुराधा उसके बारे में तुमसे क्या कह रही थी? नहीं, वो कुछ भी बोले, हमें तो पता है ना राधा कैसी है। भूमिका धीमी आवाज में बोली। अब तुम बताओ राधा, तुमने भूमिका या अमर से कभी शेयर किया कि अनुराधा उनके बारे में क्या कहती है? नहीं, क्योंकि जो भूमिका ने कहा मैं भी उससे सहमत हूँ। और तुम्हारी ही तरह आकाश और अमर ने भी कभी एक दूसरे से बात नहीं की। तुम लोगों के बीच एक सबसे बड़ी कमी यही रही कि कभी अपने आसपास होने वाली चीज़ों को तुम लोग एक दूसरे से नहीं बांटते थे। मैं ज़्यादा नहीं जानता लेकिन जितना जानता हूँ उतना बताता हूँ। आकाश बच्चा नहीं चाहता था और भूमिका ठीक उल्टा बच्चे के लिए परेशान थी। कम्युनिकेशन गैप हुआ। दोनों ने एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं की। गलती दोनों की ही नहीं। आकाश ने भूमिका को अपने फ्यूचर प्लान्स बताए नहीं। भूमिका ने आकाश को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो बिना उसकी इच्छा के अपना परिवार बढ़ाने जा रही है। पहली बात, अगर दोनों बैठकर बात करते तो बात आसान हो जाती। भूमिका और आकाश सर झुकाए हुए बैठे थे। दूसरा, राधा और अमर ने मार्केटिंग वेबसाइट का आइडिया उठाया और वेबसाइट डिज़ाइन करके मार्केट में लॉन्च भी कर दी। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ कंपनी को, लेकिन दोनों ने आकाश को ये बात तुरंत बताना जरूरी नहीं समझा। नतीजा, जब ये बात आकाश को पता चली तो उसके मन में ये वहम बैठ गया कि शायद अमर आगे की कहानी सब जानते हैं। अगर तीनों ने बैठकर बातचीत की होती तो आकाश जरूर कुछ और अच्छे तरीके भी बता सकता था उस वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? वही, कम्युनिकेशन गैप। और ईश्वर का चमत्कार देखो, जो सबक ये अनुराधा के जरिए भी मैं न दे सका वो एक दुर्घटना ने कितने अच्छे से सिखा दिया। आकाश के एक्सीडेंट ने तुम सबको एक कड़ी से ऐसा जोड़ा कि बिना एक दूसरे की मदद के कुछ भी कर पाना असंभव लगने लगा। सबने उस विपरीत परिस्थिति में अपना रोल बखूबी निभाया, एक दूसरे की हर संभव मदद की। कोई गिला शिकवा नहीं किया। क्यों? क्योंकि सब ने अपने दिल की बात एक दूसरे से जाहिर की। आप अपने अगल बगल में ही बहुत सारे परिवारों को देखोगे तो पता चलेगा जहाँ रोज किसी न किसी बात पर मनमुटाव होता ही रहता है। ये मनमुटाव एक छोटी दरार बनाना शुरू करता है और वक्त के साथ साथ ये दरार जब खाई बन जाती है तब लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। तब उस खाई को भरा ही नहीं जा सकता। इसलिए उस दरार को बनने से पहले आपस में बातचीत करके भर दो। देखो बच्चों, किसी की ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होता कि आपस में मनमुटाव ना हो, लेकिन अगर मनभेद पर बातचीत ही नहीं होती तो चीज़ें कभी नहीं सुधरेंगी। अनूप झुककर चम्मच घुमाते हुए बोले।
मुझे तो लगा था कि एक दूसरे की बुराई सुनकर तुम लोग जरूर आपस में अनुराधा के बारे में बात करोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो इस बहाने ना सही, किसी और बहाने सही, तुम लोगों को अकल तो आई। सबका चेहरा झुका था। सब अनूप की बातों को गहराई से समझ रहे थे। केवल सोनल मुस्कुरा रही थी, अपने पति की समझदारी पर फूली नहीं समा रही थी। एक बार नजर घुमाकर सबकी तरफ देखा, फिर अनूप को एक छोटी सी फ्लाइंग किस पास की। अनूप ने मुस्कुराते हुए सर वापस झुका लिया। तो उम्मीद है आज का ज्ञान काफ़ी रहा होगा आपके सबके लिए। डिनर बहुत अच्छा और टेस्टी था। थैंक यू भूमिका। इतनी दिनों बाद घर के खाने का स्वाद लिया है सबने। वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। भूमिका मुस्कुरा उठी। चलो अच्छा, कल के फंक्शन की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो अपने अपने रूम में जाकर सो जाओ सब लोग। फिर मुड़कर भूमिका की माँ से बोले, समधन जी कोई दिक्कत कष्ट तो नहीं है? सुख में तो हो? आइए चलिए, आज हम आपको आइसक्रीम खिलाकर लाते हैं। कन्या देवी पल्ला मुंह पर रखकर शर्मा गई। सब एक बार फिर उन्हें देखकर हंस पड़े। अरे चलिए, इस उम्र में भी शर्माती रहेंगी? फिर क्या 10-12 साल में भगवान का बुलावा आने वाला है, ऊपर चढ़कर शर्मा लेंगे दोनों लोग। चलिए। सोनल की भी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भूमिका ने अनीता, राधा और अनुराधा की मदद से किचन सही किया और सब अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। भूमिका अपने कमरे में गई। एल्सा अपने क्रेडल में चैन की नींद सो रही थी। उसने उसके माथे पर एक प्यारी सी पप्पी ली। वो कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी ही थी कि दरवाजे के लॉक होने की आवाज़ आई। भूमिका मुड़कर देखती कि उससे पहले ही आकाश ने उसकी कलाई मरोड़कर पीठ से सटा दी। कहाँ चली रानी? इतने दिन बाद हाथ आई हो। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? हाँ, बिस्तर पर पड़े पड़े। भूमिका ने मुंह बनाकर आकाश के सीने पर हाथ रखकर उसको पीछे धकेल दिया। आकाश सीने पर हाथ रखकर जोर से चीखा। भूमिका चकरा गई। पीछे घूमी तो वो बेड पर पड़ा कहरा रहा था। कहाँ हो गया? ऑपरेशन वाली जगह हाथ लग गया क्या? हाँ, लाइए देखे तो जरा। भूमिका दौड़कर बिस्तर पर चढ़ गई और उसके सीने को फूंक मारने लगी। आकाश धीरे से मुस्कुराया और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। मजाक कर रहा था भूमि। ये क्या बात हुई? ऐसा मजाक किया जाता है का? हाँ, बहुत बुरे हैं, जाइए बात मत करिए हमसे। मैं तो करूँगा और प्यार भी करूँगा। उसने भूमिका के बाल उसके कान के पीछे कर दिए। भूमिका ने एक बार फिर झांक कर पालने की तरफ देखा और फिर अपना सर आकाश के सीने में घुसेड़ दिया। आकाश ने कई बार भूमिका के माथे को चूमा। उसकी बाहों में लिपटी भूमिका अब उसे देखती रही, उसके चेहरे को सहलाती रही। आकाश मुस्कुराया। भूमिका, मैंने सब कुछ मिस कर दिया। एक बार भले ही सब कुछ सही भी हो गया, लेकिन मैंने एक गोल्डन पीरियड मिस कर दिया जो कभी लौट कर नहीं आने वाला। काश, काश एक बार वो वक्त फिर से लौट आता। मैं उसे महसूस करना चाहता था। मैं उस हर एक पल को महसूस करना चाहता हूँ जो मैंने वक्त के हाथों गंवा दिया। मैं बहुत अलग हूँ, नॉर्मल इंसानों से बिल्कुल अलग। गुस्सा बहुत भरा है मुझ में, कूट कूट कर। हर बार तुमसे कोई ना कोई नया वादा करता हूँ और फिर उसे तोड़ भी देता हूँ। कभी अपने वादे पूरे ही नहीं कर पाता। मुझे भी तकलीफ होती है। इतना काहे सोचते हैं? हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता। और आपका कहा किया तो कतई नहीं। काहे कि जब भी आप कुछ करते हैं तो जाने अनजाने हमारा भला ही हो जाता है। कुछ नया सीख जाते हैं। बस झेला नहीं जाता तो आपका गुस्सा। नाराज ना हुआ करिए हमसे और सब कुछ मंजूर है हमें। भूमिका ने अपनी बाहें आकाश की पीठ पर घेर दी। एक बात कहूँ? तुमसे अनीता की शादी में वादा किया था मैंने कि शराब छोड़ दूंगा, लेकिन आज तक नहीं छोड़ पाया। तुमने कभी मेरा वादा याद क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि आप बोले थे धीरे धीरे छोड़ देंगे, इसलिए ज़रा इंतज़ार कर रहे थे हम उस वक्त का। धीरे धीरे का मतलब धीरे धीरे ही होता है ना? आकाश ने उसकी आंखों से लेकर होठों तक को चूमते हुए कहा। मैंने छोड़ दिया आज से, हमेशा के लिए। अब मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, देखना तुम। कोई मुझे फ़ोर्स भी नहीं कर पाएगा। इवन सोच रहा हूँ कुछ ही दिनों में ये बार भी शिफ्ट करवा दूँ। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। और फिर पापा जी और अमर का क्या होगा? वो अपना देखें, बाहर जाकर पिएँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब बार हट जाएगा तो उन्हें भी छोड़नी ही पड़ेगी। भूमिका उसकी बात सुनकर हँस पड़ी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।